नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने आपको कहा था कि भारत में एक कमीशन 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आया, जिसको हम कहते हैं साइमन कमीशन। इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। जब साइमन कमीशन का बहुत अधिक विरोध हुआ तो उस समय के तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दे डाली कि अगर हिम्मत है तो आप बना के दिखाइए। उसी की प्रतिक्रिया में बनी नेहरू कमेटी, और नेहरू कमेटी के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इसकी चर्चा भी हमने कल कर ली। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में साइमन कमीशन इंडिया में उसकी घोषणा 1927 में 1928 में वो आता है। 1928 में ही नेहरू कमेटी बनती है। नेहरू कमेटी के बाद आएगी नेहरू रिपोर्ट। लेकिन नेहरू रिपोर्ट के अंदर मोतीलाल नेहरू ने 2 पॉइंट रखे। बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन 2 पॉइंट को लेकर सबसे अधिक विवाद हुआ। वो 2 पॉइंट्स थे। एक तो नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भारत को डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। इसका कांग्रेस के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा वर्ग ने जबरदस्त विरोध किया था। दूसरा था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जिसको हम कहते हैं कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इन 2 को लेकर इतना विवाद बढ़ा कि नेहरू रिपोर्ट जो थी ना, वो न स्वीकार हुई न अस्वीकार हुई, बल्कि उसकी अस्वीकारिता इन पार्टियों के मध्य ही हो गई। लेकिन जो भी हो, यहां से नेहरू रिपोर्ट के बाद आप लोग ध्यान रखना कि दिसंबर 1928 जो था, वहां तो कांग्रेस की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की है। लेकिन दिसंबर 1929 में, जो मैंने कल बताया था, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, जो मैंने कल बता चुका हूं, लाहौर में हुआ। और जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, इस लाहौर अधिवेशन में 3 पॉइंट मैंने कल कहा था कि लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। और यहां पर बहुत बड़ी बात हुई कि अब कांग्रेस का लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज। तो आप देखिए, आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज तय किया गया, तो उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है, मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। और इसकी मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको कल दी थी। और तीसरा, इसी के अंदर एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति कांग्रेस प्रदान कर देती है कि फिर एक बार एक जन आंदोलन खड़ा किया जाए। और यहां पर नाम दिया गया नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति दी गई। अब जाहिर सी बात है, जिस समय अनुमति दी गई उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू गांधी से काफी युवा थे। इसलिए यहां पर गांधी ने देखा कि अगर आंदोलन सफल हुआ, यदि आंदोलन सफल हुआ तो इसका क्रेडिट नेहरू के पास जाएगा। और यदि आंदोलन फेल हो गया तो यह कहा जाएगा कि अब भारतीय राजनीति में गांधी की भूमिका समाप्त हो गई है। और इसका रीजन क्या था कि इससे पहले जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो ये मानता था कि गांधीवादी तरीकों से जन आंदोलन खड़ा तो हो सकता है लेकिन सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए गांधी के सामने दोहरा चैलेंज था, एक तो अपने आप को वापस स्थापित करने का और दूसरा उस मूवमेंट को जन आंदोलन बनाने का। इसलिए गांधी ने थोड़ा सा संयम से काम लिया और जो घोषणा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की गई थी और जो नागरिक अवज्ञा आंदोलन की अनुमति दी गई थी, उससे पहले
गांधी ने आंदोलन शुरू करने से पहले एक चाल चली या अपनी रणनीति के तहत काम लिया और उन्होंने अपने यंग इंडिया जो उनका न्यूज़पेपर था उसमें एक लेख के माध्यम से वो 11 सूत्री मांगे रखते हैं, 11 पॉइंट्स प्रोग्राम। और वो 11 सूत्री मांगे कब रखी गई, तो आप देखिए इसके हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक का पूरा पार्ट मैंने कल करवा दिया था, बस मैंने आज इसको टच करने के लिए, अटैच करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए आपको ये वापस बताया। इसके हम आगे बढ़े तो आज हमारे पास पहला बिंदु होगा और वो है गांधी की 11 सूत्री मांगे। गांधी की 11 सूत्री मांगे, 11 पॉइंट्स प्रोग्राम ऑफ गांधी। और गांधी सबसे पहले इसका उल्लेख कहां पर करते हैं, तो यंग इंडिया में करते हैं, यंग इंडिया में। और ये घटना कब की है, तो 30 जनवरी की है। ये 30 जनवरी 1930 की है, 30 जनवरी 1930। और 30 जनवरी का महत्व गांधी के दृष्टिकोण से और क्यों है, गांधी की हत्या कब हुई उस डेट को टटोलना, ये एक संयोग है। कैसे, यहां भी 30 जनवरी और वहां भी 30, तो इसको हम देखेंगे आगे और बताने का आपको मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो यहां पर यंग इंडिया में गांधी ने 11 डिमांड्स रखी और बाद में मार्च 1930 में गांधी इन डिमांड्स को एक लेटर के माध्यम से इरविन के सामने भेजेंगे। अब यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए क्या, कि सबसे पहले हम ये देखें कि गांधी की 11 सूत्री मांगी क्या थी, 11 पॉइंट्स प्रोग्राम गांधी क्या थे। तो गांधी की 11 पॉइंट्स प्रोग्राम में मैं पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे नंबर वन था, गांधी ने ये कहा कि रुपया स्टर्लिंग अनुपात को कम किया जाए। जैसे आज चलता है रुपया डॉलर, उस समय 20 शिलिंग का सोने का सिक्का था जिसको स्टर्लिंग कहा जाता था, और ये ब्रिटेन की एक महत्वपूर्ण मुद्रा थी। और उस समय करेंसी का एक्सचेंज जो था वो स्टर्लिंग में होता था। तो यहां पर गांधी ने ये कहा कि रुपया स्टर्लिंग अनुपात को कम किया जाए ताकि भारत को लाभ हो सके, पहला पॉइंट। और ये भी ध्यान रखना कि रुपया स्टर्लिंग अनुपात जो है अगर कम होता है तो इसका सीधा लाभ किसको मिलेगा, तो 100% उत्तर होगा व्यापारियों को, व्यापारिक वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। और एक आप परिस्थितियों को हमेशा ध्यान रखें कि 1930 की बात है, 1930 की बात है, और दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी जो मंदी है वो 1929 की आर्थिक मंदी थी। और मेरा अपना ये मानना है, ये आकलन है कि 1930 की उस मंदी के बाद वर्ष 2020 फिर एक बार आर्थिक मंदी की चपेट में पूरी दुनिया आ सकती है। तो यहां पर हम देखें तो आज देखिए 1930 में आर्थिक मंदी आई थी और आर्थिक मंदी से वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया को नुकसान हुआ था, लेकिन उस समय भारतीय व्यापारियों को उस आर्थिक मंदी से लाभ हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गांधी ने ये कहा कि रुपया स्टर्लिंग अनुपात को कम किया जाए। दूसरा, गांधी ने ये कहा भारतीय जहाज उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए, भारतीय जहाज उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए, इंडियन शिप इंडस्ट्री जो है उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। और तीसरा जो है भारतीय कॉटन इंडस्ट्री जो है उसको भी संरक्षण प्रदान किया जाए। मतलब भारत का जो कपड़ा है उसके बारे में गांधी ने ये बात कही थी। तो 3 बिंदु अगर आप देखोगे
तो ये तीनों बिंदु स्पेशली आप अगर गौर करोगे तो कहीं ना कहीं ये व्यापारिक वर्ग से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब गांधी इन तीन डिमांड्स के माध्यम से किस वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? तो उत्तर होगा आपका व्यापारिक वर्ग को, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन में व्यापारिक वर्ग बड़े स्तर पे नहीं जुड़ा था। और आप लोग ध्यान रखना, गांधी अपनी इन 11 सूत्री मांगों से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे और समाज की ओर से अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे कि मैं देखो आपके लिए गया, आपकी तरफ से मैंने मांग रखी लेकिन आपकी मांग स्वीकार नहीं हुई, ये मेरी बेइज्जती नहीं है, ये आपकी बेइज्जती है। इसलिए व्यापारिक वर्ग गांधी के साथ जुड़ेगा क्योंकि उनको लगेगा कि गांधी वास्तव में हमारी मांगे लेकर गए। तो पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा। उसके बाद इन्होंने कहा कि भू राजस्व में 50% की कटौती की जाए। तीसरा, पांचवा, उच्च सरकारी सेवाओं की वेतन में कटौती की जाए। जो हायर ग्रेड की गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे IAS है, उनकी वेतन में कटौती की जाए। लगभग 50% की मांग रखी गई थी। छठा, इन्होंने कहा कि सैन्य खर्चों में कटौती की जाए। जो एक्सपेंडिचर है, आर्मी एक्सपेंडिचर, उसमें भी कटौती करने की बात गांधी ने कही है। और सातवां बिंदु जो होगा, 7 पॉइंट जो था वो था कि भारतीयों को उनकी सुरक्षा के लिए हथियार प्रदान किए जाए। भारतीयों को उनकी सुरक्षा के लिए हथियार प्रदान किए जाए। 7 पॉइंट। अब देखिए आप, अहिंसात्मक गांधी कहीं ना कहीं हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली हो, लेकिन डिमांड देखिए, भारतीयों को उनकी सुरक्षा हेतु हथियार रखने की अनुमति प्रदान की जाए। 8वां बिंदु था राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए। राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए। राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए मतलब जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जिनको जेलों में बंद कर दिया गया है, राजनीतिक आरोप है उनके ऊपर, उनको रिहा किया जाए। 8 और 9वीं डिमांड जो थी गांधी की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। वो क्या था कि नमक कर को समाप्त किया जाए। नमक कर को समाप्त किया जाए और उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। ये 9 डिमांड आप देख रहे हो। इसके बाद कुछ डिमांड्स, पहले आप इसका एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ताकि आप इसके बारे में जान सकें। तो यहां पर ये बिंदु ध्यान रखेंगे। तो ये पॉइंट्स और आपको और ध्यान रखना। जो मादक पदार्थों की दुकान थी, जैसे शराब की दुकान, मादक पदार्थों की दुकानों के सामने धरना देने का अधिकार दिया जाए। मादक पदार्थों की दुकानों के सामने धरना देने का अधिकार दिया जाए। और एक उस समय एक डिपार्टमेंट था CID, जो कि इन्वेस्टिगेशन करता था। CID, उस CID को सुधार किया जाए और कुछ बुक्स में लिखा जाए, उसको समाप्त किया जाए। ये डिमांड भी यहां पर की गई थी। तो आप देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो गांधी ने 11 मांगे रखी है, और ये 11 मांगे ऐसी मांगे थी जो लगभग समाज के हर वर्ग को जोड़ रही है। जैसे आप 3 इंपॉर्टेंट डिमांड देखिए, ये सीधे सीधे व्यापारिक वर्ग के साथ जुड़ी हुई है। जब ये कहा जाएगा कि भू राजस्व में 50% की कटौती की जाए, तो किसान वर्ग जो है
वो किसान वर्ग 100% गांधी के साथ जुड़ेगा। उच्च सरकारी सेवाओं में वेतन, सैन्य खर्चों में कटौती, भारतीयों को सुरक्षा के हथियार, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। अब जिनके घर के लोग कैद हैं, तो यहां पर एक डिमांड की गई है कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए। तो ऐसे कैदी हजारों की संख्या में थे, तो उनके परिवारों की संख्या लाखों में थी, और वो परिवार आंदोलन के साथ जुड़ेंगे। अब यहां पर आप देखिए, इस प्रकार की 11 मांगे रखी, और यहां आप लोगों को एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, क्या कि नेता उसको कहते हैं, नेता उसको कहते हैं जो कोई डिमांड रखे और सरकार उसे स्वीकार न कर सके। ध्यान रखना, अगर किसी नेता की डिमांड को सरकार ने स्वीकार कर लिया तो उसकी नेतागिरी वहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए गांधी ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार मेरी इन मांगों को स्वीकार न कर सके, क्योंकि मेन मांग ये नहीं है। मेन मांग तो पहले ही घोषित कर दी गई है, और मेन मांग थी पूर्ण स्वराज। उस पर ध्यान देना होगा। ये मांगे पूर्ण स्वराज के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर गांधी जनता के बीच में जाकर ये कहते कि भाइयों आओ, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई है, हम सबको मिलकर देश को आजाद कराना है, तो शायद पब्लिक नहीं आती, क्योंकि उनके हितों की बात को समझ नहीं पाते। लेकिन यहां पर गांधी ने उनके हितों को सीधा सीधा जोड़ने का प्रयास किया। जब गांधी ने उनके हितों को सीधा सीधा जोड़ने का प्रयास किया, जैसे व्यापारिक वर्ग को, जैसे किसान वर्ग को, जैसे सामान्य वर्ग के परिवार को, सामान्य वर्ग जैसे सैनिकों के परिवार को, बहुत बड़ी संख्या में सैनिक थे। इसी प्रकार से जिन लोगों के लोग घरों में लोग शराब पीते थे, मादक पदार्थों का सेवन करते थे, वे परिवार भी इनके साथ जुड़ जाएंगे ताकि उनके बच्चों में सुधार हो सके। अब यहां पर एक मांग ऐसी है कि वो मांग समाज के लगभग हर वर्ग से जुड़ी हुई थी। अब क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि गांधी की 11 सूत्री मांगे क्या थी, तो उत्तर हो जाएगा ये वाला। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि गांधी की जो 11 सूत्री मांगे थी उनका विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए। तो जब एनालिसिस करते हैं तब आपको मांग बताने की आवश्यकता नहीं है, उस मांग का एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस कैसे करोगे? एनालिसिस करोगे कि साइमन कमीशन के आगमन के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन फिर एक बार उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी, एवं उसी आंदोलन में एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन की भी घोषणा हो गई थी। परंतु गांधी सीधे नागरिक आंदोलन शुरू करते तो शायद जनता न जुड़ती, क्योंकि असहयोग आंदोलन की वापसी से एक निराशा उस समय पैदा हुई थी। अतः गांधी ने जनमानस को भांप लिया था। इसलिए गांधी ने आंदोलन शुरू करने से पहले ऐसी 11 मांगों की डिमांड की जिसे ब्रिटिश भारतीय सरकार स्वीकार नहीं कर सकती थी। और गांधी ने ये 11 मांगे इस प्रकार से रखी कि किसान वर्ग, व्यापारिक वर्ग, महिला वर्ग, ग्रामीण वर्ग, शहरी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, उद्योगपति वर्ग, जमींदार सभी को आंदोलन के साथ जोड़ सके, क्योंकि उनकी मांगे हर वर्ग को आकर्षित कर रही थी। जैसे रुपया स्टर्लिंग अनुपात, भारतीय जहाज उद्योग का संरक्षण और भारतीय कपड़ा उद्योग का संरक्षण कहीं न कहीं व्यापारिक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। भू राजस्व में 50% की कमी की मांग किसान वर्ग को अपनी तरफ जोड़ रही थी। साथ ही साथ नमक जैसी साधारण मांग समाज के विभिन्न वर्गों को इसके साथ जोड़ने का प्रयास कर रही थी। अतः स्पष्ट है कि गांधी को इस बात का पता था कि ब्रिटिश सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी। अतः वह भावनात्मक रूप से जनता को यह बात कहकर जोड़ने में सफल रहेंगे कि मैं आपके लिए गया लेकिन आपकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए ये अब आपका दायित्व बनता है कि हमें सरकार के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट करना चाहिए। यही कारण है कि जब ये मांगे स्वीकार नहीं की गई तो गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया उसके साथ एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ गया।
बहुत बड़ा वर्ग जुड़ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछे, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछे कि गांधी की 11 सूत्री मांगे क्या थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, गांधी की 11 सूत्री मांगों का विश्लेषण कीजिए, ये मैंने उत्तर बता दिया है। तीसरा क्वेश्चन, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा यह गया कि गांधी ने, क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि गांधी ने नमक को ही केंद्रीय बिंदु क्यों बनाया, नमक को ही केंद्रीय बिंदु क्यों बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि गांधी की डिमांड तो 11 होगी, जब 11 स्वीकार नहीं होगी तो इन 11 में से गांधी किसी एक को लेकर के अपना मूवमेंट शुरू करेंगे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, गांधी साबरमती से दांडी की यात्रा करेंगे और वहां पर नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। तो यहां पर मुद्दा यह है कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आधार नमक को ही क्यों बनाया। यह क्वेश्चन 3 बार यूपीएससी में पूछा गया है। तो उत्तर क्या होगा, गांधी ने अपनी 11 मांगों में से नमक को ही अपनी केंद्रीय मांग इसलिए बनाया क्योंकि नमक एक साधारण वस्तु थी जिससे समाज के सभी लोग इससे जुड़े हुए थे। जैसे अगर मैं बात करूं नमक की, तो आप देखोगे नमक एक ऐसी चीज है कि गांधी नमक की कहेंगे नमक कर को समाप्त किया जाए। 1882 में 1882 में नमक कर को लागू वैधानिक तरीके से लागू किया गया था, नमक कर को 1882 के अंदर, और नमक सरकार ही बनाती थी। तो गांधी ने यह कहा कि नमक कर को समाप्त किया जाए। तो यहां पर नमक मुद्दा क्यों बना, क्योंकि गांधी को पता था कि इन 11 मांगों में से नमक एकमात्र ऐसी मांग है जिससे समाज का, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो शहरी हो, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे जमींदार हो, चाहे किसान हो, चाहे बच्चे हो, समाज का हर वर्ग नमक से जुड़ा हुआ था। इसलिए उन्होंने नमक को आधार बनाकर अपना आंदोलन शुरू किया, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ गांधी ने यह भी महसूस किया कि खाने पीने के सामान में नमक एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता। जितनी जरूरी हवा और पानी है उतना ही जरूरी नमक भी है। ये किसका कहना था, गांधी का। और अंग्रेजों ने, चूंकि अंग्रेजों को इस बात का पता था कि भारत में सर्वाधिक उपयोग में कोई चीज आती है जिसको हर कोई खाता है, वो नमक है, इसलिए उन्होंने 65 से 70% टैक्स लगा दिया। 65 से 70% टैक्स लगा दिया नमक पर। और अंग्रेजों को जितना रेवेन्यू मिलता था, कहते हैं कि उसका 15% रेवेन्यू नमक से आता था। इसलिए गांधी ने नमक पर आघात करके न केवल बहुत बेहतरीन राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार तैयार कर दिया, बल्कि अंग्रेजों को भी आर्थिक रूप से चोट देने में उन्होंने अहम भूमिका अदा कर दी। तो ये क्वेश्चन होगा पहला, गांधी की 11 सूत्री मांगे क्या थी, 11 सूत्री मांगों का विश्लेषण कीजिए, और नमक को ही केंद्रीय बिंदु क्यों बनाया, तो ये उसका उत्तर होगा। अब हम आगे बढ़े। अब गांधी की जब डिमांड स्वीकार नहीं होगी तब निश्चित रूप से गांधी अब आगे बढ़ेंगे। तब यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा और वो होगा दांडी यात्रा। आपके पास क्वेश्चन होगा दांडी यात्रा क्या थी।
तो आप देखिए ये भारत, और इस जगह पर ये गुजरात प्रोविंस, और यहां पर ये अहमदाबाद में साबरमती आश्रम था, जहां पर साबरमती के किनारे गांधी रहते थे। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से इस जगह पर ये दांडी एक गांव है जो समुद्र के किनारे पर है, और ये गुजरात के नौसारी जिले में है दांडी। और चूंकि पिछले साल दांडी यात्रा की गई वापस से, इसलिए एग्जाम में यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। तो यहां से साबरमती से दांडी जो है, गांधी इस रूट से जाएंगे। मैंने रूट एकदम सीधा बनाया, जरूरी नहीं कि सीधे आए। किसी बुक में दिया 375 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस जो है 375 किलोमीटर की थी। कुछ बुक्स में 390 दिया हुआ है, तो घूम फिर के कैसे भी आओ, ये न्यूनतम दूरी 375 है। अब यहां पर गांधी जो है 375 किलोमीटर की दूरी जो साबरमती आश्रम और दांडी के बीच में है, वहां से पैदल रवाना होंगे। और गांधी ने अपने 78 अनुयायियों को तैयार किया जो उनके साथ पैदल मार्च में चलेंगे। पैदल मार्च। तो सबसे पहले आपसे पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो उसकी शुरुआत हुई किससे? दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा से। और दांडी यात्रा गांधी कब शुरू करेंगे? तो दांडी यात्रा गांधी शुरू करेंगे 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को ये यात्रा शुरू की गई थी, 12 मार्च 1930 को। और आप देखिए लगभग इस 375 किलोमीटर की दूरी को तय करने में समय लगेगा। 375 किलोमीटर की दूरी को तय करने में समय लगेगा 24 दिन। मतलब ये 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंचते हैं। गांधी दांडी पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर क्या करेंगे गांधी? वहां बैठ के कोई नमक थोड़ी बनाएंगे। गांधी ने एक मुट्ठी नमक लिया, उड़ाया और इस प्रकार से नमक कानून का उल्लंघन किया। तो ध्यान रखना, आपसे पूछे कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन में जिस नागरिक अवज्ञा आंदोलन की अनुमति प्रदान की गई थी उसको पूरा करने के लिए गांधी ने सबसे पहले 11 सूत्री मांगे रखी। जब उन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो उनमें से एक मांग अर्थात नमक कर को समाप्त और नमक उपयोग के लिए नमक बनाने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन की शुरुआत वो जिस यात्रा से करते हैं उसे दांडी यात्रा कहते हैं। दांडी यात्रा कहां से शुरू हुई? तो अहमदाबाद से। साबरमती आश्रम किस जगह पर था? तो ये था अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद से शुरू हुई यात्रा। और दांडी किस जिले में? गुजरात के। तो ये गुजरात की नौसारी जिले में है, वहां पर गांधी पहुंचेगी। इसकी दूरी कितनी थी? 375 किलोमीटर। कितने अनुयायी उनके साथ में थे? तो 78 और पैदल मार्च था। और 12 मार्च 1930 को रवाना हुए और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। 24 दिन का समय लगता है 375 डेज को पूरा करने में। तो आप देखिए आज की तारीख में लोग 10 किलोमीटर नहीं चलते हैं और गांधी 375 किलोमीटर पैदल चलते हैं। आप में से किसी के दिमाग में यह भी प्रश्न आ सकता है कि सर क्या उस समय कोई परिवहन का साधन नहीं था? तो मैं आपको बता दूं, परिवहन के साधन उपलब्ध थे। फिर गाड़ी नहीं ली गांधी ने, बल्कि गांधी जो है वो पैदल अपनी यात्रा शुरू करते हैं।
पैदल क्यों करेंगे? तो उसका उत्तर भी आप सुनने का प्रयास करें। पैदल इसलिए करेंगे कि उस समय फेसबुक नहीं था, सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। अगर ऐसा होता तो गांधी शायद ये लिख देते कि मैं कल सुबह रवाना हो रहा हूं और हजारों लोग उनके साथ चले जाते। लेकिन क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म उस समय थे नहीं, तो गांधी जब यहां से साबरमती आश्रम से रवाना होंगे तब उनके साथ 78 अनुयायी होंगे। लेकिन आप लोगों को पता है कि 375 किलोमीटर के बीच में भारत के सैकड़ों गांव आएंगे और जिस गांव से गांधी गुजरेंगे उस गांव में पहले से इंफॉर्मेशन है कि गांधी इस पथ से गुजरेंगे। इसलिए हर गांव में गांधी का बेहतरीन स्वागत हुआ और हर गांव में हजारों की संख्या में लोग उनके साथ पीछे पीछे चल पड़े। और जो पड़े, अब ध्यान रखना, गांधी व्हाइट कलर की धोती और कुर्ता पहनकर रवाना होते हैं। कुर्ता भी उनके नहीं था, बाकी के सब कुर्ता भी था। तो इसको व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है। एक प्रकार का व्हाइट फ्लोइंग रिवर बनता है और दांडी पहुंचते पहुंचते, देखिए आप, अगर एक एक गांव तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और ये यात्रा है तो हर बिंदु पर, यहां से गांधी साबरमती आश्रम से रवाना हुए 78, इस गांव में पहुंचे, इस गांव पहुंचे, हर गांव में उनका स्वागत होगा। आसपास के गांव और आएंगे और वो जितने लोग आएंगे वो पीछे चल पड़ेंगे। इसलिए इस यात्रा को व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है। और कहते हैं कि दांडी तक पहुंचते पहुंचते गांधी के साथ हजारों की संख्या में लोग हो गए और गांधी वहां पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं। यहां यह बिंदु बहुत चौंकाने वाला है कि गांधी की यह रणनीति इरविन को भी हैरत अंगेज कर देती है कि इरविन ने सोचा था कि क्या होगा पैदल यात्रा से, 70-80 लोग जाएंगे, हम उनको पकड़ लेंगे। लेकिन ये देखा गया, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया कि किस प्रकार से गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हिला दिया। ये बहुत एक चौंकाने वाला बिंदु था कि गांधी की स्ट्रेटजी जो थी जन को अपने साथ जोड़ने की, जनता को अपने साथ जोड़ने की, जनमानस को प्रभावित करने की, वो हैरत अंगेज थी। तो यहां पर जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, टॉपिक का जो नाम है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब दांडी यात्रा जो होगी वो किसका पार्ट है? तो उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब ये सविनय अवज्ञा क्या है? सविनय मतलब विनय पूर्वक, अवज्ञा मतलब आज्ञा न मानना, विनय पूर्वक आज्ञा न मानने वाले आंदोलन को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। और कैसे? गांधी वहां पर विनय पूर्वक नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, विनय पूर्वक, लेकिन हिंसा को अंजाम नहीं देंगे, किसी प्रकार की हिंसक घटना का विरोध करेंगे। ये गांधी ने पहले कह दिया था कि मैं इस आंदोलन को तभी संचालित करूंगा जब किसी प्रकार की हिंसा न हो। और ध्यान रखना, दांडी पहुंचने के बाद, गांधी जब दांडी पहुंचते हैं तब दांडी पहुंचने के बाद गांधी यहां से 125 किलोमीटर दूर धरसाना जाते हैं। धरसाना में नमक बनाने का कारखाना था। किस जगह पे? तो उत्तर होगा धरसाना। यहां पर नमक बनाने का कारखाना था। गांधी यहां पर फिर पैदल रवाना होते हैं, लेकिन धरसाना से पहले ही गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसलिए जो धरसाना के अंदर विरोध प्रदर्शन होता है उसका नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया, उसका नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया। और कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया इसको कवर करता है। और जब वहां पर धरसाना यात्रा होती है सरोजनी नायडू के नेतृत्व में, तो ये लोग सैकड़ों की संख्या में थे, उसके सामने उस कारखाने के सामने प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हिंसा नहीं करते हैं। ब्रिटिश सरकार उन पर लाठियां बरसाती है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय मीडिया में काफी आलोचना होती है। तो ये बिंदु आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बढ़े तो मैंने सबसे पहले देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले बेसिक चीज बताने का प्रयास किया। क्या? दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई? 12 मार्च 1930 को। 24 दिन चलेगी, पहुंचेगी 6 अप्रैल 1930 को। कहा? दांडी।
दूरी कितनी 375 किलोमीटर। कितने लोग साथ में 78। हालांकि वहां तक पहुंचते पहुंचते तो संख्या हजारों में हो गई। ये 78 का फिगर कहां का है, जब वो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से रवाना होंगे तब की बात है। और आगे कौन सी यात्रा होती है, दर्शना यात्रा। अब देखिए आप, एक क्वेश्चन आपका होगा, अब हम हेडिंग डालें और ये लिखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस साइड में हम बनाने का प्रयास करें, मैप के माध्यम से भी देखने का इसको प्रयास करें कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो कहां कहां पर किस रूप में चलता है, किस किस रूप में चलता है ये भारत। अब इसमें आप देखने का प्रयास कीजिए कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये सबसे पहला पॉइंट, पहला बिंदु क्या होगा, नंबर 1, अगर प्री के पॉइंट से देखें तो ये गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया दूसरा जन आंदोलन था। अगर आपसे पूछे कि पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन। समझे, चंपारण क्या था, स्थानीय आंदोलन थे। तो ये गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया दूसरा आंदोलन था। इस आंदोलन का अर्थ क्या था, तो इसका अर्थ था विनय पूर्वक, सविनय मतलब क्या होगा, विनय पूर्वक, विनय पूर्वक आज्ञा न मानना, विनय पूर्वक आज्ञा न मानना, ये इसका बिंदु होगा। फिर इस आंदोलन में केंद्रीय बिंदु किसको बनाया गया, तो केंद्रीय बिंदु बनाया गया नमक को। और नमक को क्यों बनाया गया, क्योंकि नमक वो वस्तु थी जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को जोड़ा जा सकता था। फिर तीसरा पॉइंट आएगा कि इस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने किससे की, तो उत्तर होगा दांडी यात्रा से। उसकी शुरुआत कब की, दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत होती है। फिर एक प्रश्न आएगा कि सर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो बाकी आंदोलन से किस प्रकार से अलग था, तो बाकी आंदोलन से अलग इस प्रकार से था कि इस आंदोलन में पहली बार व्यापारिक वर्ग ने बहुत बड़े स्तर पे भाग लिया था। आपसे पूछे कि वो कौन सा आंदोलन था जिसमें पहली बार व्यापारिक वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका रही, तो उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा, इसी आंदोलन में महिला वर्ग की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो एक तो व्यापारिक वर्ग और दूसरा महिला वर्ग की बड़ी भूमिका किस आंदोलन में रही, तो उत्तर होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर। फिर हम आगे बढ़े तो देखो, अकेले गांधी जी तो सब कुछ नहीं कर सकते, जनता का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपने देखा कि पहला पॉइंट ये, इस पॉइंट को नाम क्या देंगे, तो इसको नाम दिया हमने दांडी यात्रा। यहां पर चली दांडी यात्रा, कहां से कहां तक, तो ये साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, ये मैंने आपको समझा दिया है। और फिर यहां से एक यात्रा और शुरू होती है जिसको हम कहते हैं दर्शना यात्रा। लेकिन चूंकि गांधी को बीच में गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए यहां पर जो दर्शना यात्रा होती है उसकी लीडरशिप करती है सरोजनी नायडू। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जब यहां पर सरोजनी नायडू के नेतृत्व वाले उस जन समूह पर लाठियां बरसाई गई थी, तो कौन सा पत्रकार था जो इसकी आलोचना करता है, आप कमेंट करके बताएं किस पत्रकार ने इसके आंखों देखा वर्णन किया है दर्शना यात्रा का। तो एक पहला पॉइंट ये, नंबर 2 दर्शना यात्रा। अगर हम दक्षिण भारत में चलें, अगर हम साउथ इंडिया में चलें, तो ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इस मद्रास प्रेसिडेंसी में यहां पर आप अपना
यहां से यहां तक एक यात्रा होती है, और वो यात्रा कहां से कहां तक होती है? त्रिचनापल्ली से वैद्यनारायण तक की यात्रा होती है। आपसे पूछे कि दक्षिण भारत में उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी में इस प्रकार की नमक यात्रा किसने चलाई थी? तो उत्तर होगा त्रिचनापल्ली से वैद्यनारायण तक, और यहां पर नेता थे सी राजगोपालाचारी ने यात्रा की थी। सी राजगोपालाचारी। एक यात्रा यहां पर होती है, और यात्रा कौन सी थी? ये केरल में थी। ये प्रोविंस कौन सा आएगा? केरल। और यहां पर यात्रा हुई है कहां से? पाइनू से कालीकट तक की यात्रा किसने की? किस कांग्रेस नेता ने की थी? तो उत्तर होगा के केलप्पन। उत्तर होगा के केलप्पन ने ये यात्रा की थी, पाइनू से कालीकट तक की। तो यहां अब देखिए, सबसे पहले ये जो पॉइंट है ये किस चीज को दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इस पॉइंट को, भौगोलिक विस्तार को। और ये भी गांधी का बहुत अच्छा दिमाग था यहां पर, क्या कि गांधी ने कहा कि सब लोगों को दांडी आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो जहां है वहीं से तटीय क्षेत्रों की ओर रवाना हो जाए और नमक कानून का उल्लंघन करे। तो देखिए आप यहां पर साबरमती से दांडी, दर्शना यात्रा सरोजिनी नायडू, पाइनू से कालीकट तक के केलप्पन, त्रिचनापल्ली से वैद्यनारायण तक सी राजगोपालाचारी, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जहां पर तट नहीं होगा वहां पर क्या किया होगा? तो यहां पर देखिए आप, यहां बिहार और इस वाले इलाके में लोगों ने चौकीदार टैक्स देने से मना कर दिया। चौकीदार टैक्स देने से मना कर दिया। यहां पर ये जो पार्ट था मध्य भारत का, यहां पर वन कर देने से मना कर दिया। वन कर, फॉरेस्ट टैक्स देने से मना कर दिया मध्य प्रांत के अंदर। और साथ ही साथ कई जगहों पर भू राजस्व देने से मना कर दिया गया। यहां तक कि इस बार ये आंदोलन यहां भी पहुंच गया, और नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह आता है नागालैंड के अंदर, कुछ जगह मणिपुर, क्योंकि वो क्षेत्र नगर था। तो यहां पर नागालैंड की एक लड़की थी गेडेलियू, ये 13 साल की लड़की थी। नॉर्थ ईस्ट में एक नगा लड़की थी 13 वर्ष की, 13 साल की थी। वो क्षेत्र आज की तारीख में मणिपुर में आता है। उस क्षेत्र में एक लड़की थी 13 वर्ष की, गेडेलियू, कई जगह लिखा हुआ गाडेलियू। इस लड़की ने भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया, इसलिए इस लड़की को जेल में डाल दिया गया। जेल में बंद कर दिया गया। कहते हैं कि लड़की जो 1930 में बंद हुई, इसको भारत की आजादी के बाद रिहा किया गया। और भारत की आजादी के बाद भी रिहा किसने किया? तो हमारे देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको रिहा किया, और इसको उपाधि दी रानी की। इसलिए आता है यहाँ पे रानी गेडेलियू। और कहां पे किया था? तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर किस लड़की ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था? तो उत्तर होगा रानी गेडेलियू। और इस जगह आप देखोगे, यहां पर इस जगह ये पूरा एरिया जो है आज पाकिस्तान का है। इस जगह का नाम क्या होगा? पेशावर। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं जस्ट बनाना चाह रहा हूं कि जो पेशावर है, जो बिल्कुल ऊपर है, उस पेशावर वाले क्षेत्र में यहां पर एक व्यक्ति सक्रिय था। जो सक्रिय व्यक्ति था उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ये खान अब्दुल गफ्फार खान किस प्रांत से थे? तो उत्तर होगा उत्तर
पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आज किस प्रांत में, पाकिस्तान के अंदर है, जम्मू कश्मीर से लगता हुआ क्षेत्र है उसके पास। उसकी राजधानी उस समय क्या थी, पेशावर थी। उस पेशावर का एक बहुत बड़ा लीडर था जो गांधी को फॉलो करता था। उस व्यक्ति का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है उसका क्षेत्र जो था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जब पाकिस्तान में चला जाता है, आगे की बता रहा हूं मैं आपको। तो उस समय खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत रोते हैं और वो कहते हैं किसको, कांग्रेस को, कि आपने हमारे साथ सही नहीं किया। मतलब जब भारत का विभाजन हो जाता है और पेशावर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पाकिस्तान में चला जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान रोते हैं और कहते हैं कि आपने हमें भेड़ियों को सौंप दिया। मतलब भेड़िया किसको कहते हैं, पाकिस्तान को। लेकिन अब हम थोड़ा पीछे आए वापस। 1930 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अंदर पेशावर में किस व्यक्ति ने आंदोलन चलाया था, उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से जाने जाते थे, तो उत्तर होगा वो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। सीमांत गांधी कहते हैं फ्रंटियर गांधी के नाम से, वो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। और इन्होंने, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने एक दल बना रखा था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। आपसे पूछे कि खुदाई खिदमतगार नामक दल का निर्माण किसने किया था, तो उत्तर होगा सीमांत गांधी ने। सीमांत गांधी किसको कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछना चाहूंगा कि सीमांत गांधी को किस प्राइज से सम्मानित किया गया है भारत सरकार ने, बताएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में पेशावर के अंदर जिस दल का निर्माण किया उसका नाम था खुदाई खिदमतगार। ये गांधी को फॉलो करते थे। और ध्यान रखना, खुदाई खिदमतगार का अर्थ क्या होता है, तो खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है खुदा के सेवक। खुदा के सेवक, द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, खुदा के सेवक। और ध्यान रखना, ये लाल शर्ट पहनते थे इसलिए इसे लाल कुर्ता दल भी कहा जाता है। इसी को लाल कुर्ता दल भी कहते हैं, लाल कुर्ता दल भी कहते हैं। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे। थोड़ा सा मैं रिपीट कराना चाहूंगा वापस आपको। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला पॉइंट क्या होगा, ये गांधी के नेतृत्व में चलाया गया दूसरा अखिल भारतीय आंदोलन था। ये गांधी के नेतृत्व में चलाया गया दूसरा अखिल भारतीय आंदोलन था। यहां पर सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है, तो उत्तर होगा विनय पूर्वक आज्ञा न मानना। मतलब कोई भी काम आप करोगे तो सॉरी, विनय पूर्वक किसी आज्ञा को न मानना कहलाता है सविनय अवज्ञा। इस आंदोलन का केंद्रीय बिंदु क्या था, तो इस आंदोलन का केंद्रीय बिंदु नमक था। तीसरा, इस आंदोलन की शुरुआत करने के लिए किस यात्रा की शुरुआत की गई, तो उत्तर होगा दांडी यात्रा। दांडी यात्रा की शुरुआत कब की गई, तो 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गांधी रवाना हुए और 6 अप्रैल 1930 को साबरमती से दांडी पहुंचते हैं। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में समुद्र के पास स्थित एक तटीय गांव था। और ध्यान रखना, यहां पर गांधी ये शपथ लेते हैं कि जब तक मैं देश को आजाद नहीं करूंगा तब तक साबरमती आश्रम वापस नहीं आऊंगा। बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद गांधी, ये जो आंदोलन है जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, इस आंदोलन की 3 ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जो इससे पहले वाले आंदोलन से इसको अलग करती है, तो उत्तर होगा फिर आपका कि पहला आंदोलन था जब इस आंदोलन में व्यापारिक वर्ग ने बड़े स्तर पर हिस्सा लिया, क्योंकि गांधी ने व्यापारिक मांगों को सबसे ऊपर रखा था। दूसरा, महिला वर्ग की बड़ी भूमिका रही। साथ ही साथ ध्यान रखना, भारत में कुछ व्यापारी ऐसे थे जो राष्ट्र के प्रति बहुत डेडिकेट रहे, जैसे घनश्याम दास बिड़ला, बजाज परिवार,
इन लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया, हमें उनको याद करना चाहिए। एक इस आंदोलन का भौगोलिक विस्तार अपने पूर्ववर्ती आंदोलन से ज्यादा था, क्योंकि ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से लेकर तमिलनाडु तक, केरल से लेकर नागालैंड तक ये आंदोलन फैला, इसलिए इसका भौगोलिक विस्तार अपने पूर्ववर्ती से ज्यादा था। साथ ही साथ इस आंदोलन में गांधी ने यह भी आह्वान किया कि जो जहां है वहां से तट की ओर रवाना होकर विनय पूर्वक नमक कानून का उल्लंघन करे, लेकिन हिंसा का प्रयोग न करे। यही कारण है कि जब गांधी दांडी यात्रा कर रहे थे तो दांडी से जब वापस दर्शना रवाना होते हैं तो उनको बीच में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन आगे की यात्रा सरोजनी नायडू पूरा करती है। और सरोजनी नायडू ने नमक कारखाने के सामने जो धरना प्रदर्शन किया, उससे वहां पर भयंकर लाठीचार्ज हुई थी, जिसका एक पत्रकार आलोचना करता है, मैंने उसका नाम आपसे पूछा है। उसके बाद में जिन क्षेत्रों में तटीय क्षेत्र नहीं थे, जैसे मध्य भारत के अंदर वन कर देने से मना कर दिया गया। गांधी ने कहा कि जिनके पास तटीय क्षेत्र नहीं है वो फॉरेस्ट टैक्स देने से मना कर दें। जहां फॉरेस्ट टैक्स नहीं है वहां पर चौकीदार टैक्स, जो बिहार वगैरह में चलता था, चौकीदार टैक्स देने से मना कर दिया गया। इसी प्रकार दक्षिण भारत के दो नेताओं ने इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका अदा की। वो दो कौन से थे तो आप देखोगे, दक्षिण भारत में केरल में के केलप्पन ने पाइनूर से कालीकट तक की यात्रा की थी। कहां से, ये एग्जाम में पूछा गया है, पाइनूर से कालीकट तक। और दक्षिण भारत की बड़े नेता सी राजगोपालाचारी, बहुत बड़ा नाम ध्यान रखना, प्रसिद्ध गांधीवादी थे सी राजगोपालाचारी। ये 1937 के आसपास मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री बनेंगे, बाद में बंगाल के गवर्नर बनेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले वाइसरॉय बनेंगे। कौन, सी राजगोपालाचारी। याद रखना, आधुनिक मद्रास के निर्माण में इनका योगदान बहुत बड़ा है। किसका, सी राजगोपालाचारी का। उन्होंने यात्रा कहां से कहां की, त्रिचनापल्ली से वेद्राणेन तक यात्रा की, जबकि केरल में यात्रा की थी कि केलप्पन ने जो पाइनूर से कालीकट तक पहुंचा। एक मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया कि ये उत्तर पूर्वी भारत, जो आज हम कहते हैं सेवन सिस्टर्स, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वहां पर भी फैलाई। और वहां पर एक लड़की ने अंग्रेजों का जबरदस्त विरोध किया। उस लड़की का नाम था गेडेलियू। ये नाम अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, कई जगह गाडीलियू, गैडेलियू ऐसे नाम आता है, तो आप इसको ध्यान रखना। ये लड़की 13 साल की थी, इसको जेल में बंद कर दिया गया और अंग्रेजों ने उसको रिहा तक नहीं किया। जब भारत आजाद हुआ तो पंडित नेहरू ने इसको रिहा किया और रिहा करने के साथ इसे रानी की उपाधि दी, इसलिए कहते हैं रानी गेडेलियू। सबसे बढ़कर उत्तर पश्चिमी भारत, जो आज ये हिस्सा पाकिस्तान के पास में, वहां पर भी ये आंदोलन फैला और वहां पर एक प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्हें इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाता है। इन्होंने जो दल गठित किया उसे कहते हैं खुदाई खिदमतगार। उस दल का नाम था खुदाई खिदमतगार, का अर्थ होता है खुदा के सेवक। इन लोगों ने पेशावर के अंदर अंग्रेजों का जबरदस्त विरोध किया। इन्हें किस और नाम से जानते थे तो इन्हें लाल कुर्ता दल के नाम से भी जाना, रेड शर्ट्स ग्रुप कहा जाता था। रेड शर्ट ग्रुप, लाल कुर्ता दल भी इनको कहा जाता था। तो ये आपका पूरा पार्ट होगा किसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यहां पर ये आंदोलन मतलब जिस समय कांग्रेस के नेतृत्व में, अब आप देखिए 1930 और 1930, ध्यान से मेरी बात को सुनना आप लोग। अब यहां पर हम देखें तो 1930 में एक तो होगी 11 सूत्री मांगे,
11 सूत्री मांगी, वो जब मांगे स्वीकार नहीं होगी तो शुरू होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आपसे ये पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का योगदान क्या था, तो पहला योगदान होगा इस आंदोलन ने देश के राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका अदा की। इस आंदोलन के कारण अब राष्ट्रीयता गांव-गांव, स्कूल-स्कूल और कोने-कोने तक पहुंच गई। तीसरा, इसमें पहली बार व्यापारिक वर्ग और महिला वर्ग ने भाग लिया, जिसके कारण इस आंदोलन में जन आंदोलन अपने चरम पे पहुंचा। साथ ही साथ इस आंदोलन का भौगोलिक विस्तार भी बहुत बड़ा था। पांचवा, यहां पर आजादी नहीं बल्कि नमक जैसे बिंदु को आधार बनाकर गांधी ने एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसके कारण हमारा राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक मजबूत हुआ। अब हम ये देखें कि कांग्रेस जिस समय 1930 में राष्ट्रीय आंदोलन चला रही थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ा रही थी, उस समय अंग्रेज क्या कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखना 1930 के अंदर ही, जो हम कल पढ़ेंगे, 1930 में ही आएगी साइमन कमीशन की रिपोर्ट। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आएगी। साइमन कमीशन की गठन कब हुआ था? 1927 में। भारत में कब आया? 1928 में। रिपोर्ट कब आएगी? 1930 में। रिपोर्ट कहां? लंदन के अंदर। अब साइमन कमीशन जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ये वहां पर बहुत सारे भारतीयों को और भारत के विभिन्न दलों को इनवाइट करेंगे। उसी कॉन्फ्रेंस को हम कहेंगे गोलमेज सम्मेलन। उसी को हम कहेंगे गोलमेज सम्मेलन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी कहते हैं उसको, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। मतलब अब जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा होगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो कल जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में आना चाहिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो कांग्रेस ने इसमें भाग क्यों नहीं लिया, तो इसको यहां से टच कीजिए। यहां से हम देखेंगे कि उस समय 1930 में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को चला रही थी, और यदि कांग्रेस फिर एक बार 1930 में ही असहयोग आंदोलन की तरह इसको स्थगित करके, हालांकि आगे यह भी स्थगित होगा, लेकिन ध्यान रखना इसको स्थगित करके प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती, तो फिर गांधीवादी राजनीति को बड़ा खतरा था। लोगों के पास ये मैसेज आता कि जहां एक ओर हम नमक के लिए मर रहे हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं, और कांग्रेस ने फिर एक बार धोखा दिया और वो चली गई। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण कांग्रेस पर ही प्रेशर था, कांग्रेस पर दबाव था कि हमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाना है, हमें नहीं जाना है, ताकि जन समूह का विश्वास हम प्राप्त कर सकें। यही कारण है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी और आगे एक नए अधिनियम का प्रारूप तैयार करना था, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लिया, तो यहां से आपको इसको जोड़ना होगा। लेकिन इसी के साथ यह भी तो आएगा कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब शुरू हुआ, तब उस सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। तो वहां पर क्वेश्चन आएगा, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग क्यों लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित क्यों किया। ऐसे एक एक बिंदु को हम देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने इसको ऐसे पढ़ने का प्रयास किया जैसे बहुत सारी मार्केट में जैसे लुसेंट है, कुछ बहुत सारी जैसे
प्रत्युत्तर दर्पण ने भी निकाल रखा है, बहुत सारे फैक्चुअल या क्रॉनिकल का भी आ रखा है, बहुत सारे बुक्स है जो फैक्चुअल रूप में है। अगर आप उस वैसे पढ़ने का प्रयास करोगे तो इसकी क्रोनोलॉजी को नहीं बना पाओगे, चीजों को जोड़ नहीं पाओगे। चीजों को जोड़ने के लिए आपके पास कहानी की तरह पूरा घटनाक्रम का याद रहना बहुत जरूरी है। जब हम कल पढ़ेंगे तब कल पढ़ेंगे इसके बाद में पहली बात तो गोलमेज सम्मेलन, वो गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए, उसका उद्देश्य क्या था, कहां पर हुए, किसने भाग लिया, वो। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग क्यों नहीं लिया, फिर गांधी इरविन पैक्ट क्यों हुआ और गांधी इरविन पैक्ट के प्रमुख बिंदु क्या थे, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्या था, वो असफल क्यों हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कराची अधिवेशन क्या था, तीसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले मैकडोनाल्ड प्रस्ताव क्या था, जिसे सांप्रदायिक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, सांप्रदायिक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और एक पढ़ेंगे फिर लास्ट में तीसरा गोलमेज सम्मेलन, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद में आएगा 1935 का अधिनियम। इस बीच में हम एक घटना को और थोड़ा सा छोड़ आए हैं, उसको भी साथ में लेना होगा। वो दो घटनाएं कौन सी हैं, हम 1935 तक करने के बाद दो घटनाओं को लेके आएंगे। कौन सी, एक तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सेकंड चरण, द सेकंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट। एक हम पढ़ेंगे भारत में वामपंथी आंदोलन, लेफ्टिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। और एक हम पढ़ेंगे धार्मिक, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का तीसरा पार्ट। दो पार्ट हम कर चुके हैं, तीसरा पार्ट भी उसके साथ करेंगे। तो दोस्तों आज ये पार्ट इतना ही था, कल फिर एक नए विश्वास और नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।